Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 29th of November 2024. तो गाइज आज है तारीख 29 नवंबर 2024 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है रायमोना नेशनल पार्क को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आने वाले एग्जामिनेशन में आप लोगों से पूछा जा सकता है। आपको पता है डेली बेसिस पे हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। रिसेंटली मैंने आपको जो मैप का क्वेश्चन देता हूँ ना डेली, उसमें मैंने आपको सैमोस आइलैंड का सवाल भी दिया था, आपको याद होगा। तो हाल ही में ये खबरों में देखने को मिला है। आपको बताना है कौन से देश का हिस्सा है ये सैमोस आइलैंड। ऑप्शन नंबर ए इटली, बी ग्रीस, सी टर्की या फिर डी इजिप्ट। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है। दोस्तों मेक श्योर क्या कीजिए कि इन क्वेश्चंस को ज़रूर से अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सारे के सारे करंट अफेयर्स के बेसिस पे ही आप लोगों से यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। तो चलिए शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में भी ये आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा। जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आज के न्यूज़पेपर में काफ़ी सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं जहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। इस वजह से ये जो डेली बेसिस की न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट है ना, इसको मिस मत किया करो, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ ऐसे आर्टिकल निकल जाते हैं। मान लो किसी दिन आपने मिस कर दिया, हो सकता है उस दिन यहाँ पर कुछ ऐसा काम का चीज़ हो जो छूट गया हो और जहाँ से क्वेश्चन आ जाए, समझ रहे हैं। तो इसको डेली कवर करना है, जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब ये टॉपिक जो है, यहाँ पे बात हो रही है K4 मिसाइल के बारे में। रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा ये पर्टिकुलर आर्टिकल लगातार ट्रेंड कर रहा था कि भारत ने एक बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर लिया है और उस मिसाइल की जो रेंज है वो है 3,500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर की रेंज की एक मिसाइल हम लोगों ने रिसेंटली टेस्ट की है। कहाँ से टेस्ट की है? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से ये टेस्ट की गई, जो कि बे ऑफ बंगाल तक हम लोगों ने यहाँ पर दोस्तों इस मिसाइल को शूट किया है। अब इस मिसाइल में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप ज़्यादातर देखते हो ज़मीन से हम लोग मिसाइल को लॉन्च करते हैं। ये ज़मीन से लॉन्च नहीं की गई है, ये समुद्र से लॉन्च की गई है, स्पेशली एक सबमरीन से, पनडुब्बी से जो पानी के अंदर में चलती है। उस सबमरीन का नाम है आईएनएस अरिघात, ध्यान में रखिएगा। आईएनएस अरिघात से ये मिसाइल लॉन्च किया गया है। और कहीं ना कहीं ये जो सबमरीन से मिसाइल लॉन्च करने का कॉन्सेप्ट है ना, ये थोड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है। बहुत कम कंट्रीज़ के पास में ये टेक्नोलॉजी है, इंडिया इस वाले ग्रुप में आ चुका है। और ये हमको किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाएगा वो भी दोस्तों मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। ऐसे वेरियस न्यूज़ आर्टिकल्स आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिए होंगे। तो क्वेश्चन यही है, ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आईएनएस अरिघात सबमरीन से यहाँ पर इस K4 मिसाइल को रिसेंटली लॉन्च किया गया है, जो भारत की नेवी की जो कैपेबिलिटीज़ है उसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करने वाला है। क्योंकि करंट समय पर अगर आप देखेंगे तो K4 मिसाइल्स में हमारे पास में वेरिएंट हैं। मतलब K4 मिसाइल तो ये है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, जिसकी टेस्टिंग हम लोगों ने की है। ये थोड़ा एडवांस वर्जन है। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में एक और सबमरीन है आईएनएस अरिहंत, इसमें भी हमने K15 मिसाइल लगा रखा है। लेकिन पता है K15 मिसाइल और जो रिसेंटली हमने ये मिसाइल लॉन्च किया है, दोनों के बीच का फ़र्क क्या है? फ़र्क यही है कि जो K15 मिसाइल है उसकी रेंज केवल और केवल 750 किलोमीटर है, 750 किलोमीटर, जो ज़्यादा वाइड एरिया को कवर नहीं कर पाएगी। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है 3,500 किलोमीटर का है ये K4 मिसाइल, जो कल हमने टेस्ट किया है, जो पूरे चाइना को कवर कर सकती है, पाकिस्तान को कवर कर सकती है, इवन यूरोप तक जा सकती है। इसके बारे में कोई ज़्यादा ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है कि ये डिफेंस मिनिस्टर ने या किसी मंत्रालय के ट्वीट पर आप ये नहीं देख पाओगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा अनाउंसमेंट करेंगे इसके बारे में तो बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो आने वाले समय पर ये मुद्दा उठा सकती हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चाइना हो। आपने देखा होगा रिसेंटली अग्नि मिसाइल को लेकर भी एक क्वेश्चन चाइना ने उठाया था यूनाइटेड नेशन में, तो वो सवाल यहाँ पर वो लोग ये उठा सकते हैं। बट इंडिया की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं आज के समय पर वो तेज़ी से यहाँ पर इम्प्रूव हो रही हैं, जैसा कि करंट समय पर हम लोग देख पा रहे हैं।
अब दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया K4 मिसाइल के बारे में, तो ये मिसाइल सबमरीन से लॉन्च करने वाली मिसाइल है। किसने बनाया है? भारत के डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको तैयार किया है। जो K4 है, ये वाला वेरिएंट अगर आप देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा अग्नि 3 जो मिसाइल है ना, उसी की तरह सिमिलर है। उसी अग्नि 3 मिसाइल के बेसिस पे ही हमने K4 वेरिएंट को तैयार किया है। लेकिन खतरनाक चीज़ यह है कि ये न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है ये। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट इसका रेंज, ये ध्यान में रखेगा, 3,500 किलोमीटर की रेंज, ऑलमोस्ट पाकिस्तान के सभी हिस्सा या चाइना के सभी हिस्से को ये काउंटर कर सकता है। चलिए मैप में थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। जैसा भी हम बात कर रहे हैं, ये है हमारा इंडिया और ये आप देख पाएंगे विशाखापत्तनम, जहाँ से हम लोगों ने कल ये टेस्ट किया है ना। यहाँ से सीधा इस मिसाइल को इधर की साइड, बे ऑफ बंगाल की साइड में टेस्ट किया गया। अब आगे सुनिए, क्योंकि हम पनडुब्बी से लॉन्च कर सकते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, आज आप देख पाओगे मार्केट में बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम आ चुके हैं, ठीक है। रशिया का S-400, इजराइल का आयरन डोम, ये सब चर्चाओं में रहते हैं। ये सब क्या करते हैं, हवा से आती हुई मिसाइल को, यानी ऊपर से उड़ती हुई मिसाइल को आसमान में ही गिरा देंगे। तो दोस्तों, चाइना के पास में भी S-400 है, ऊपर चाइना प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर हम मिसाइल दागते हैं इधर से, तो चाइना मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर उसको इंटरसेप्ट कर देगा हवा में ही। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, वैसे हम यही चाहेंगे कि कोई भी किसी प्रकार का वॉर ना हो, उससे बहुत प्रॉब्लम्स होंगी दोनों ही देशों को या ऑल ओवर द वर्ल्ड उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे हमने अभी चाहे वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट देखा, चाहे वो रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट ही क्यों नहीं देख रहे हैं, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अब प्रॉब्लम यह है कि आज हमारे पास में ये जो कैपेबिलिटी है वो एक्सटेंड हो चुकी है। हम अपने पनडुब्बी को इधर से ले जा सकते हैं, यानी समुद्र के अंदर पनडुब्बी घूम रही है, मान लो अरेबियन सी में किसी भी रेंज में पनडुब्बी घूम रही है, तो उसको डिटेक्ट कर पाना, रडार की पकड़ में नहीं आएगी वो पहली बात। जैसे नॉर्मल मिसाइल्स के हैं, अगर आप यहाँ से कहीं से दागोगे तो रडार की पकड़ में आके उसको सीधा आसमान में ही भेजा जा सकता है, वो दुश्मन की टेरिटरी में गिर ही नहीं पाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अचानक से पनडुब्बी में हमने यहाँ पर ये मिसाइल रख रखा है और ये पनडुब्बी आएगी बाहर और कहीं से भी मिसाइल दाग देगी। सपोज़ यहाँ पे है, यहाँ से मिसाइल दाग देगी, ये पूरे पाकिस्तान के रेंज को, पूरे अफगानिस्तान के रेंज को कवर कर सकता है। और कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे तो इस एरिया को भी कवर कर सकता है। चाहे यहाँ पर हमारी पनडुब्बी जा सकती है, अब पनडुब्बी है तो वो कहीं पर भी जा सकती है। इवन यहाँ पे आप देख पाएंगे चाइना की साइड में भी जा सकती है, तो इधर की साइड में भी यहाँ पे इस पनडुब्बी को तैनात किया जा सकता है। यहाँ से मिसाइल दागा जा सकता है जो लगभग चाइना के पूरे एरिया को कवर करेगा, पाकिस्तान के पूरे एरिया को कवर करेगा। ये हमारी यहाँ पर एक कह सकते हैं जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है वो रिसेंटली किया गया है। प्लस ये जो K4 मिसाइल है ये 10 मीटर लंबी है, इसका वजन 20 टन के आसपास है, ऐसा कुछ यहाँ पर इसके साइज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। पेलोड की बात करेंगे तो 2 टन के आसपास का यहाँ पर इसका टोटल वेट, टोटल पेलोड आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब इतना जो है ये कैरी कर सकता है, ठीक है। ये मिसाइल इतना ज़्यादा सामान कैरी कर पाएगा, इतना पेलोड कैरी कर पाएगा। गाइडेंस की बात करेंगे तो जो हमारा नेविक सैटेलाइट है, जो खुद का सिस्टम है या GPS है, उसके माध्यम से यहाँ पर इसको अपना जो पूरा गाइडेंस है वो दिया जा सकता है। फिर इस K4 मिसाइल के अंदर में 2 स्टेज वाले सॉलिड रॉकेट मोटर एंड साथ ही साथ में जो सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट है उसका यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। ये भी इंफॉर्मेशन हमारे सामने प्रेजेंट है। तो डिफेंस के पर्सपेक्टिव से दोस्तों ये डेटा ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। नाउ आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों ने देखा जितना भी डिटेल हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है, ये सभी डिटेल आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी और इन सबको एक सिंपल से PDF में प्रोवाइड करवाया जाता है। एक ऐसा PDF जिसका प्रिंट आउट वगैरह निकलवा सकते हैं, एक ऐसा PDF जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको मिल जाएगा, एक ऐसा ग्रुप आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा जहां पे करंट अफेयर्स के सभी का सभी कंटेंट अवेलेबल रहेगा। उस ग्रुप में डेली बेसिस पे दोस्तों करंट अफेयर का बहुत सारा डेटा अपलोड होता है और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का फी पेमेंट बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का आप मैसेज कर दोगे, वहाँ पर रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को देख सकते हैं, अच्छे से चेक कर सकते हैं कि मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं दोस्तों। लेकिन अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट है जिसको आप सभी लोग प्लीज़ अचीव करवा सकते हैं। तो चलिए अगली खबर होने वाली है बहुत ही ज़्यादा काम की, क्योंकि ये टॉपिक दोस्तों लिंक होगा आपके GS पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के साथ में, इंफ्रास्ट्रक्चर से आप लिंक कर सकते हैं। तो आपको पता होगा
हमारे देश का एक ऐसा पहला डीप सी पोर्ट है जहाँ पे बड़े बड़े साइज़ के जहाज़ जा सकते हैं, जो अभी तक हमारे पास में नहीं हुआ करता था। लेकिन रिसेंट समय पर ये शुरू हो चुका है। उस पोर्ट का नाम है विज़िंजम पोर्ट। ये पोर्ट दोस्तों केरला में प्रेजेंट है। तो रिसेंटली क्या होता है, ये पोर्ट की शुरुआत हो जाती है, इसके अब वर्किंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। एक बड़ा जहाज़ यहाँ पे आता भी है। आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया भी था आज से कुछ टाइम पहले, कि एक जहाज़ जिसका नाम था MV सैन फर्नांडो, है ना। लगभग 2000 कंटेनर इस जहाज़ के ऊपर में लदे हुए थे, और ये जहाज़ सीधा हमारे इस पोर्ट तक आता है। और इस पोर्ट की खास बात यहाँ पर यह है कि ये विज़िंजम डीप सी पोर्ट है। इस बात को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। डीप सी पोर्ट होते क्या है, अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले ये पर्टिकुलर लोकेशन देख लो, ठीक है। ये अडानी का पोर्ट एम्पायर है, क्योंकि ये चाहे वो विज़िंजम एयरपोर्ट बोल रहा हूँ, विज़िंजम ये पोर्ट ही क्यों ना हो, यहाँ पर भी अडानी का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। हज़ारों करोड़ रुपए का यहाँ पर उनका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। ये बात हो गई केरला की, और ये है वो पर्टिकुलर लोकेशन। और वो पोर्ट दोस्तों कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। ये बराबर में अरेबियन सी है ना। अब मान लो जहाज़ आ रहा है इधर से, तो जहाज़ इस तरीके से यहाँ पर ये एंट्री लेता है। जहाज़ इस तरीके से अंदर जा सकता है, यहाँ पे डॉक हो सकता है, अपने सामान को, अपने कंटेनर को उतार सकता है, कंटेनर्स को वापस से चढ़ा सकता है। अब पोर्ट होते क्या है, बंदरगाह होते हैं, सिंपल सी बात है ना। जहाँ पे हम लोग बहुत सारा सामान जहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों जो विज़िंजम आपका पोर्ट है, ऐसे देखने को मिलता है। लेकिन खास बात यह है, बाकी सारे पोर्ट के कंपैरिजन में इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है कि ये डीप सी पोर्ट है। डीप सी पोर्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे इस पोर्ट के अंदर में जो पानी प्रेजेंट है, इसकी गहराई ज़्यादा है। एक्चुअली में होता क्या है, क्योंकि हम लोग पोर्ट बनाते हैं समुद्र के किनारे। अब समुद्र के किनारे मान लो यहाँ पे हमने बंदरगाह बना लिया, या यहाँ पे बंदरगाह बना लिया, या यहाँ पे बना लिया। तो ये बंदरगाह बनाने के बाद में जहाज़ आएगा, ठीक है, यहाँ से सामान ला देगा, सामान यहाँ पर अनलोड करेगा, तो इस तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बड़े साइज़ के जो बहुत ही ज़्यादा मेगा शिप होते हैं, ठीक है, जिसमें मैंने जैसे बताया 2-2 हज़ार कंटेनर वाले जो शिप हैं, उसको एंड तक ले पाना काफ़ी मुश्किल होता है। क्योंकि पानी का स्तर यहाँ तो ज़्यादा है, लेकिन आगे जाके किनारे जो है पानी का स्तर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है ना। किनारे जाके पानी स्तर कम हो जाएगा, तो छोटे जहाज़ तो तैर जाएंगे, लेकिन बड़े जहाज़ वहीं नीचे मिट्टी में धंस जाएंगे। फिर उनको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो बड़े जहाज़ या बहुत हैवी जहाज़ को तैरने के लिए बहुत गहरा पानी भी चाहिए। तो डीप सी पोर्ट में खास बात यह होती है कि किनारे तक जो पानी होता है, वो यहाँ पे भरा हुआ होता है। किनारे तक गहराई होती है पानी की, तो जहाज़ बड़े साइज़ के सीधा वो अंदर तक जा सकते हैं, बड़े वाले जहाज़। नहीं तो फिर करना क्या पड़ेगा, अगर ये पानी यहाँ पे गहरा ना होता, तो आपको बड़ा साइज़ का जहाज़ दूर ही खड़ा कर देना पड़ता। छोटे छोटे जहाज़ जाते, उससे सामान उतारते, फिर उसके बाद लेके आते, या फिर छोटा जहाज़ जाता फिर सीधा सामान लेकर। तो हमारे पास में बड़ा जहाज़ डॉक करने की कोई फैसिलिटी नहीं थी। तो सबसे पहली फैसिलिटी आ गई दोस्तों विज़िंजम पोर्ट की। ये इसके बारे में ध्यान में रखिएगा। समझ गए ना डीप सी पोर्ट क्या होता है, जहाँ पे पानी की गहराई किनारे ज़्यादा है, हमारे बड़े साइज़ के जहाज़ आराम से जा सकें और अपने सामान को वहाँ पे लोड अनलोड कर सकें। तो अभी कुछ फेसेस यहाँ पर इस पोर्ट के स्टार्ट हो चुके हैं। बट क्या हुआ, केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनरी विजयन, इन्होंने यहाँ पर ये बोला है अपने सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू कि आने वाले समय पर बहुत सारे और भी जो फेसेस हैं इस पोर्ट के, उनको कंप्लीट किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन चल रहा है 2028 तक, और भी बहुत सारे जो इसकी फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अभी जैसा अगर आप देखोगे तो फेज़ 1 में केवल ये 10 लाख टीईयू का मतलब क्या होता है, 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स, यानी इतने कंटेनर, 10 लाख टीईयू कंटेनर अभी ये स्टोर कर सकता है। इतनी ताकत है इस पोर्ट में, या इसकी इतनी टोटल कैपेसिटी है, या इतने कंटेनर्स को होल्ड करने की इसकी क्षमता है। लेकिन हम लोग लगातार कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इस पोर्ट को और ज़्यादा एक्सटेंड किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय पर इसमें कम से कम 30 लाख टीईयू कंटेनर होल्डिंग कैपेसिटी बनाई जा सके। ये बात इन्होंने बोली है। तो जो भी फेसेस में काम चल रहा है वो 2028 तक पूरा हो जाएगा, ये इस आर्टिकल का कहना है। पेज नंबर 6 पे आर्टिकल ये प्रेजेंट है। आई होप आपको क्लियरिटी मिल चुकी है कि ये न्यूज़ क्या कहना चाहता है। अब केवल न्यूज़ से काम नहीं चलेगा। विज़िंजम पोर्ट कहाँ पर है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ये आप समझ गए। उसके अलावा डीप सी पोर्ट क्या होता है, ये आप समझ गए। अब दोस्तों इस पोर्ट में खास बात यह है कि ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट रहने वाला है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या है, बहुत सारे जहाज़, आपको मान लो कोई जहाज़ आ रहा है बाहर इधर यूरोप से, उसको जाना है इधर चाइना, तो यहाँ पे वो जहाज़ आ रहा है, बीच में उसको सामान उतारना है, तो हमारे पोर्ट में उतार सकता है। उतार के बाद में सीधा वो वापस निकल सकता है अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तो ऐसे पोर्ट को बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। तो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स क्या होते हैं, ये वो पोर्ट होते हैं जहाँ पे आप गुड्स को ऑफलोड या लोड कर सकते हैं। यानी कि सामान अपने बीच में, आप सामान कहीं और से लेकर जा रहे हैं, आपका डेस्टिनेशन दूर है, बीच में कहीं पे उतारना है, तो आराम से रुक के आप अपना सामान उतार सकते हैं, फिर उसके बाद अपनी जर्नी पे वापस निकल सकते हैं।
तो ऐसे पोर्ट्स ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहलाते हैं और इस प्रकार का जो ये फीचर है ये भी आपको विजनजम पोर्ट में देखने को मिल जाता है। इस वजह से कई बार इसको डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बोला गया है। फिर आपने कई आर्टिकल्स ऐसे देखे होंगे कि ये भारत का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, ध्यान में रखिएगा। कहाँ पर है? केरला के अंदर थिरुवनंतपुरम के पास में ये प्रेजेंट है, जिसका नाम है विजनजम इंटरनेशनल सी पोर्ट। अब दोस्तों मैं आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पर यह है, हमारे देश में बताइए टोटल कितने मेजर पोर्ट्स हैं? मैं माइनर नहीं पूछ रहा, मेजर बड़े साइज वाले जो पोर्ट्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ रहे हैं, बताइए वो कितने पोर्ट्स हैं, उनकी संख्या कितनी है? ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब विजनजम पोर्ट के बारे में और ही बेसिक फैसिलिटी थोड़ा सा जान लो, क्योंकि क्वेश्चन ये भी आता है कि सर ऐसे पोर्ट की हमें ज़रूरत है क्या? जब काम अभी तक चल रहा था इतने सालों से, तो अब इतना ज़्यादा एक्सपैंड करने की ज़रूरत क्या है? भाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया को ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की आवश्यकता है। हमारे पास में इस प्रकार का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं है और इंडिया भी ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है, तो हमें दूसरों के पोर्ट इस्तेमाल करने पड़ते हैं। बताओ, श्रीलंका के पास में है वो पोर्ट, दूसरे कंट्रीज़ जो आसपास है हमारे उनके पास में है, भारत के पास में नहीं था अभी तक इस प्रकार का एक डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। तो हमने यहाँ पर ये विजनजम पोर्ट को अंजाम दिया और इसको तैयार किया। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर ये, इंडिया को ज़रूरत क्या है? क्योंकि हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। भारत के पास में टोटल 13 मेजर पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, है ना, जिसमें हमारे पास में कोई बड़े साइज़ का ऐसा मेगा पोर्ट नहीं था कि बड़े बड़े जहाज़ आ सकते हैं, क्योंकि एक होता है मतलब लार्ज शिप और एक होता है अल्ट्रा लार्ज शिप। तो अल्ट्रा लार्ज कंटेनर शिप जिसमें 2-2 हज़ार कंटेनर्स हों, वो जहाज़ हम सीधा एंट्री करवाना चाहते हैं अंदर तक, तब जाके अब ये पॉसिबल हो पाएगा। समझ रहे हैं? और सबसे बड़ी बात दोस्तों, भारत का जितना भी ट्रांसशिपमेंट कार्गो है उसका 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो आज हम बाहर होल्ड करते हैं, चाहे वो कोलंबो, सिंगापुर, क्लाइंग की हम बात कर रहे हैं, तो दूसरे के बंदरगाह हम इस्तेमाल कर रहे थे अभी तक ना। अब क्या होगा? अब यहाँ पे हम अपना कार्गो खुद से हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास में वो फैसिलिटी आ रही है। अब यहाँ पे लगातार धीरे धीरे करके जो कैपेसिटी है वो बढ़ती चली जा रही है इस पोर्ट की। समझ रहे हैं? बाकी और भी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, इससे बहुत सारी नौकरियां जनरेट होंगी, बहुत सारा पैसा आएगा, फॉरेक्स सेविंग्स हो पाएगी, बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। तो ये सब ये यहाँ पर इसके बहुत सारे फ़ायदे नज़र आएंगे। तो क्वेश्चन बन जाए विजनजम इंटरनेशनल सी पोर्ट के बारे में, तो ध्यान में रखिएगा। और इस पोर्ट को किसने बनाया है? तो ये दोस्तों मल्टीपर्पज़ सी प्रोजेक्ट है, इसको बनाया गया है अडानी पोर्ट और SEZ प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से। अडानी पोर्ट का भी यहाँ पर काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, शायद 2000 करोड़ से ज़्यादा का जो इन्वेस्टमेंट है वो अडानी पोर्ट का है। ठीक है, अब यहाँ पे अडानी पोर्ट है, SEZ प्राइवेट लिमिटेड है, तो ये प्राइवेट कंपनीज़ हैं और प्राइवेट कंपनीज़ यहाँ पर इस तरीके से ये पोर्ट लगा रही हैं। तो ये कौन सा मॉडल कहलाएगा? तो आप कह सकते हैं कि ये PPP मॉडल कहलाएगा। इकोनॉमी में पढ़ते हैं ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, कि भाई यहाँ पर जितनी भी पब्लिक कंपनीज़ हैं और प्राइवेट कंपनी, यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी दोनों मिलकर यहाँ पर इस तरीके से वर्क करते हैं। लेकिन आप कहोगे यहाँ पे गवर्नमेंट का तो रोल नहीं है, चाहे वो अडानी पोर्ट हो चाहे वो SEZ प्राइवेट लिमिटेड हो, दोनों प्राइवेट हैं, तो इसको हम ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्यों कह रहे हैं? तो दोस्तों सुनिए इस बात को, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा कि ये जो पूरा विजनजम पोर्ट तैयार किया गया है ये आज के समय पर DBFOT मॉडल पे चलता है। क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से इकोनॉमी के पर्पज से कि DBFOT मॉडल क्या होता है? ये एक प्रकार का PPP है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। इसमें एक्चुअली में होता क्या है, शुरुआत की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनीज को दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इंटरनेशनल सी पोर्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, यही जो हमारा विजनजम पोर्ट है, इसको बनाने की जिम्मेदारी D से क्या है, डिज़ाइन करने की जिम्मेदारी, D से डिज़ाइन हो गया, B से उसको बनाने की, बिल्ड करने की जिम्मेदारी, F से फिनांस यानी पैसा लगाने की जिम्मेदारी, और फिर उसके बाद में O से ऑपरेट करने की जिम्मेदारी, और T से लास्ट में उसको गवर्नमेंट को ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी स्टार्टिंग में प्राइवेट कंपनीज की होती है। तो इस वजह से यहाँ पर ये बोला गया है। तो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया है इसमें अडानी ग्रुप या जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उनका काम क्या है, इस पोर्ट को डिज़ाइन करना, जो उन्होंने कर दिया, बिल्ड करना कर दिया, फाइनेंस करना, पैसा दे दिया, ऑपरेट करना शुरू हो चुका है, काम बढ़ रहा है अभी। फिर लास्ट में जब तैयार हो जाएगा तो ये प्रोजेक्ट ये ट्रांसफर कर देंगे, सीधा गवर्नमेंट को सौंप देंगे, लो अब आप संभालो। समझ रहे हैं? तो ये भी मॉडल कहलाता है एक प्रकार का PPP मॉडल। क्वेश्चन बन सकता है DBFOT मॉडल क्या होता है? बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पर इस वाले मॉडल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या होंगे आपको बता ही चुका हूँ कि भाई इंडिया को एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करवाएगा, क्योंकि भाई हमारे पास में इस वाली जगह पर एक पोर्ट आने वाला है और इस जगह पे पोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेगा, क्योंकि ये हमारा इंडियन ओशन है, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, ये इंटरनेशनल शिपिंग रूट है, दुनिया भर का बहुत सारा व्यापार इस रास्ते से होता है। तो हमारा ये पोर्ट बनेगा, बहुत सारा जो अर्निंग्स हैं वो भी हम आने वाले समय पर करने वाले हैं, ये हमारे लिए काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंस होगा। ठीक है,
तो ये बात ध्यान में रखिए, एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन बने आप रेडी हैं उसको सॉल्व करने के लिए। चलिए फिर अगली खबर पर आते हैं। अगला दोस्तों हमारा सीधा एक एडिटोरियल आता है जो बहुत ही ज़्यादा काम का है। एनआरसी को लेकर यहाँ पे राइटर ने डिस्कशन किया है। राइटर खुद यहाँ पर फॉर्मर रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया रह चुके हैं। तो पेज नंबर 10 पर ये एडिटोरियल प्रेजेंट है। ये बात करते हैं एनआरसी के बारे में। जब बात करता हूँ एनआरसी की तो सीधे आपके दिमाग में असम आ जाता होगा, क्योंकि असम में ही यहाँ पर जो एनआरसी है इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। बाकी एनआरसी बहुत पहले ही अपडेट की गई थी, आज तक अपडेट नहीं हुई है। 2019 में थोड़ा बहुत अपडेट किया गया था, उससे पहले 1951 में अपडेट किया गया था। तो आज तक इसका अपडेशन नहीं हुआ है। और अपडेशन क्यों नहीं हुआ है ना? आधार वर्सेस एनआरसी क्या है, इस एनआरसी में चैलेंजेस क्या है, असम वाला केस क्या है एनआरसी को लेकर, वो पूरे राइटर ने ये डिस्कस किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रॉपर नोट्स बनाकर मैं आपको दूंगा, तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस खाली दिमाग लगा के चीज़ों को सुनना है। समझ गए? चलिए अब यहाँ पर सुनते रहिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जो एनआरसी है इसको बोलते हैं नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। ठीक है, अब एनआरसी में क्या होता है, जो भारत के नागरिक हैं उनकी लिस्ट तैयार की जाएगी। जो नहीं होगा उसका एनआरसी से नाम हट जाएगा। यानी कि नहीं होगा मतलब उसको कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह देने होंगे, तो अपना नाम रजिस्टर करवाना होगा एनआरसी में, प्रूव करना होगा कि वो भारत का नागरिक है। अगर यहाँ पर वो प्रूव नहीं कर पाया तो एनआरसी की लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। बाहर कर दिया जाएगा मतलब वो इलीगल इमिग्रेंट है, बाहर कोई अवैध तरीके से आया है भारत के अंदर में, उसे उठाकर उसके देश भेजना है। ये एनआरसी का प्रोसेस है। तो एनआरसी क्या है, एक रिकॉर्ड कंटेनिंग है जहाँ पे जितने भी जेन्युइन इंडियन सिटीजन्स हैं उनके नेम प्रेजेंट होते हैं। ये भारत सरकार का ही यहाँ पर एक एफर्ट है जो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 से इंस्पायर होकर लेकर आया गया। और इसका मेन पर्पज़ यही था कि हमारे देश में इलीगल तरीके से जो भी लोग प्रेजेंट हुए हैं, चाहे वो बांग्लादेश से आए हों या दूसरे देश से आए हों, इलीगल तरीके से अगर वो एंट्री करें हैं तो उनको यहाँ पर पहचानना, एनआरसी की लिस्ट से बाहर करना और उसके बाद में उनको अपने देश में डिपोर्ट कर देना, जितने भी लोग इलीगल तरीके से आए। समझ रहे हैं? और एनआरसी जो है सबसे पहली बार क्रिएट किया गया 1951 में, 1951 में जनगणना के बाद में ही एनआरसी किया गया। जनगणना के बाद डेटा आ गया कितने लोग प्रेजेंट है, उसका एनआरसी हो गया कि भाई यहाँ पर कितने लोग इंडियन सिटीजन्स हैं जेन्युइनली, जितने नहीं है उनको डिपोर्ट करने की बात की गई। तो वही केस अभी बताया जा रहा है, अभी जनगणना नहीं हुई है। जनगणना 2025 में बताई जा रही है कि अगले साल यहाँ पर शुरू होगी, जबकि हो जानी चाहिए थी 2020 में, 21 में। फिलहाल देखते हैं अभी कब होगी आने वाली जनगणना। अभी फिलहाल देश में देखोगे सिनेरियो दोस्तों तो केवल असम है, असम तक ही सीमित है जहां पर एनआरसी हुआ हुआ है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यहां पर किया गया है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटर किया 2014 में। 2019 का लेटेस्ट डेटा भी हमारे पास में प्रेजेंट है। लेकिन आज भी बहुत सारी समस्याएं हैं एनआरसी को लेकर। आज हम अपने देश में इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। ठीक है, मतलब 1951 में जो तैयार हुआ था उसके बाद से अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। तो क्वेश्चन यह है कि ज़रूरत क्या है एनआरसी की, बताइए नीड क्या है। तो पहली नीड है दोस्तों आइडेंटिफाई दी इलीगल इमिग्रेंट्स। एनआरसी का मेन पर्पस है बहुत सारे लोग जो इलीगल सिटीजन्स हैं जो इंडिया में एंटर कर चुके हैं, चाहे वो बांग्लादेश से हो, क्योंकि आपको पता है 1971 से पहले, 1971 से पहले ये जो बांग्लादेश आप देख पा रहे हैं ये ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। यानी देश के बंटवारे के समय पर जब देश आज़ाद हुआ, जब बंटवारा हुआ तो दो पाकिस्तान बने थे। एक पाकिस्तान ये था वेस्ट पाकिस्तान, एक पाकिस्तान ये था ईस्ट पाकिस्तान। लेकिन धीरे धीरे करके सिनेरियोस खराब हुए। देन उसके बाद में 1971 में ये जो पर्टिकुलर देश है बांग्लादेश, है ना, यहाँ पे एक वॉर छिड़ती है। 1971 की लिबरेशन वॉर के बारे में आपने पढ़ा होगा। इंडिया ने पूरा सपोर्ट किया इस वॉर में बांग्लादेश को, और फिर एक नया देश बनकर आया बांग्लादेश। फिर जब यहाँ पर एक नया देश बना, बहुत सारे लोग यहाँ पर इलीगल तरीके से एंट्री कर गए इंडिया के अंदर में। इलीगल तरीके से एंट्री स्पेशली यहाँ नहीं तो ऊपर असम के अंदर में बहुत ज़्यादा एंट्री होती है। असम यही तो है। तो असम में इलीगल एंट्री दोस्तों बहुत ज़्यादा लोगों की यहाँ पर होती है। ये आप देख पाएंगे, ये रहा असम, ये रहा मेघालय। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाएंगे एक बॉर्डर लग रहा है, एक बॉर्डर यहाँ पर नीचे बांग्लादेश के साथ में ये लग रहा है। तो वही बोला जा रहा है कि जो भी इलीगल तरीके से एंट्री करे हैं उनका पहचान करना और उनको वापस अपने देश करना, वापस अपने देश भेजना। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कहना यह है कि कुछ रिपोर्ट ये बताती हैं 4.5 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो ईस्ट पाकिस्तान से सीधा भारत के अंदर में माइग्रेट कर गए बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। और ये समय था 1964 से लेकर 65 के बीच का। उससे पहले से ही लोग आ रहे हैं इंडिया के अंदर में। लेकिन हमने फिर भी एनआरसी में एक डेट सेट कर दी 1971 की। 1971 के बाद जो भी लोग यहाँ पर इंडिया में आया है इलीगल तरीके से, उसके पास में कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, अपने आप का कोई प्रूफ नहीं दे पा रहा है, तो उसको हम एनआरसी से बाहर करेंगे। उसका नाम एनआरसी में होगा नहीं और उसको वापस से डिपोर्ट कर दिया जाएगा उसके देश में।
तो पहली ज़रूरत तो यह है कि भाई इलीगल इमिग्रेंट्स की संख्या बढ़ रही है। दूसरी क्या है, हमें अपनी नेशनल सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना होगा, इसलिए एनआरसी की आवश्यकता है। इलीगल इमिग्रेशन जितना भी हो रहा है, बाहर से जितने भी लोग यहाँ पर इलीगल तरीके से भारत में एंट्री ले रहे हैं, इससे क्या होता है, देश के लिए काफ़ी बार खतरा हो जाता है। एग्जाम्पल सबसे बड़ा मणिपुर का है। असम में आज देख पाओगे वहाँ पर डेमोग्राफिकल चेंज शुरू हो चुका है। जो असम में लोकल लोग हैं उनकी संख्या कम होने लगी है, वो खुद अपने एरिया छोड़ने लगे हैं। उन लोकल लोग जो पहले रह रहे थे उनकी जगह है, उनके कॉन्फ्लिक्ट होने लगे हैं। इलीगल तरीके से आए हुए जो लोग हैं स्पेशली असम में रह रहे हैं उनके साथ में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, उनकी एरियाज़ यहाँ पर ख़त्म होते चले जा रहे हैं, उनका पॉपुलेशन पूरा चेंज हो चुका है, पॉपुलेशन कम हो चुकी है उनकी। तो ऐसे सिनेरियोज़ हुए हैं। चाहे मणिपुर का वॉयलेंस देखें, उसमें भी दोस्तों बाहर का बहुत बड़ा एक इन्फ्लक्स देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं ये जो इलीगल इमिग्रेंट हैं ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है, इसलिए एनआरसी की ज़रूरत है। तीसरी ज़रूरत राइटर बोलते हैं एंश्योर दी सोशल जस्टिस। आपको एंश्योर करना होगा कि केवल और केवल लीगल सिटीजन जो देश का नागरिक है वही एलिजिबल हो, उसी को ही सरकार के फ़ायदे मिले, उसी को ही सारे अवसर मिले, सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो इसलिए एनआरसी होना ज़रूरी है। नहीं तो फिर अगर एनआरसी नहीं होगी तो सभी को यहाँ पर वो जो पर्टिकुलर बेनिफिट्स हैं, जो इलीगल है सभी को यहाँ पर उस तरीके से वो बेनिफिट्स मिलेंगे। फिर उसके बाद चौथा यहाँ पे बताया जा रहा है ज़रूरत है वो है लीगल मैंडेट। देखिए हमारे पास में एक एक्ट है जिसको बोलते हैं फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946, जिसका मेन काम है देश में पता लगाना कि भाई यहाँ पर कौन व्यक्ति इस देश का है और कौन फॉरेनर है, यानी कौन बाहर का है। तो ये जो पर्टिकुलर एक्ट है ये भारत की सरकार को और ज़्यादा मजबूत कर देता है कि भाई जिसके पास में कोई प्रॉपर वैलिड डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जो प्रूव नहीं कर पा रहा कि भाई मैं इंडिया का ही नागरिक हूँ, तो उसको यहाँ पर सीधा फॉरेनर का टैग लगा के उसको वापस से अपने देश में भेज देना। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ये एक्ट है उसको तैयार किया गया। ये दर्शाता है कि भाई ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई इस प्रकार से जो इलीगल इमिग्रेंट हो रहा है उसको पता लगाना और उसको वापस से डिपोर्ट करना। फिर चौथी ज़रूरत के बाद पांचवी ज़रूरत बताई जा रही है एड्रेसिंग कंसर्न्स ऑफ इंडिजीनियस पॉपुलेशन, क्योंकि असम में हम देख पा रहे हैं जो वहाँ की खुद की जनसंख्या है उनको परेशानियाँ हो रही हैं। आज उनकी कम्युनिटी को डिस्प्लेस होना पड़ रहा है, वो जगह अपने एरिया को छोड़ कर निकल रहे हैं क्योंकि इलीगल इमिग्रेशन वहाँ पे इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, लोग बाहर से इतना ज़्यादा आ चुके हैं। तो ये इस कंसर्न को रिजॉल्व करने के लिए एनआरसी की आवश्यकता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है फेक वोट बैंक। आज जितना भी इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया के अंदर में इंक्रीमेंट हो रहा है, इसकी वजह से कुछ राज्यों में, चाहे वो असम हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश ही क्यों ना हो, यहाँ पर सबसे बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स ऐसे हैं जो गलत आइडेंटिटी कह सकते हैं, फर्जी कार्ड्स वगैरह बनाकर बैठे हुए हैं और फिर उसके बाद में वो वोट बैंक के लिए इकट्ठे करे गए हैं। कई पॉलिटिकल पार्टीज उनको सपोर्ट करती हैं वोट बैंक के लिए। वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि उनको सपोर्ट किया जाता है, वो लोग प्रेजेंट हैं, फेक कार्ड वगैरह बनवा दिया ताकि वो वोट दें उसी पॉलिटिकल पार्टी को जिस पॉलिटिकल पार्टी ने उन इलीगल इमिग्रेंट्स को शरण दे दी है। तो इस तरीके का जो मामला है दोस्तों फेक वोट बैंक का भी चल रहा है, जिस वजह से आज हमें एनआरसी का रिक्वायरमेंट है। और स्पेशली यहाँ पर बात होती है असम के अंदर एनआरसी की, क्योंकि असम के अंदर बात करेंगे तो जो इसका इतिहास रहा है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना। क्योंकि मेन पर्पज़ यही है कि असम के अंदर में जितने भी जेन्युइन सिटीजन्स, स्पेशली 24 मार्च 1971 तक जितने भी लोग हैं, अगर जो असम में प्रेजेंट है ठीक है वो रह लें, लेकिन उसके बाद अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट घुसकर आया है जिसके पास में कोई वैलिड डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उसी को तो निकालने की हम बात कर रहे हैं एनआरसी में। तो एनआरसी में पहला जो बैकग्राउंड है वो क्या बोला गया है, अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेशन। हुआ एक्चुअली में क्या, पिछले कुछ सालों में असम के अंदर में इलीगल, वही जिनके पास में कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, वो माइग्रेशन इंक्रीज़ हुआ और ये माइग्रेशन बढ़ते बढ़ते मिलियंस पीपल में चला गया। वहाँ पे समस्या इंक्रीज़ हो गई। असम के अंदर में प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया दोस्तों। 1978 में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ये जो बॉडी है वो खड़ी हो जाती है, एक मूवमेंट शुरू कर देती है कि भाई यहाँ पर हम कहाँ पे रहें अगर इलीगल इमिग्रेंट्स को ही सारी जगह दे दें तो उन्होंने डिमांड करना शुरू किया, इन लोगों को डिटेक्ट करो और इनको वापस से अपने देश में भेजो। इस वजह से असम में दोस्तों बड़ा भयंकर प्रोटेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा मैसिव प्रोटेस्ट होता है 1978 के अंदर में, जिसके बाद सरकार को असम एकॉर्ड लाना ही पड़ता है। इतना भयंकर प्रोटेस्ट हुआ, काफ़ी टाइम तक चलता रहा। फिर 1985 में 1985 में दोस्तों उस समय पर प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी जी, है ना। और जो ये मूवमेंट कर रहे थे, ये जो स्टूडेंट यूनियन था, वो सब इकट्ठे हुए। इन्होंने मांग की कि भाई यहाँ पर हमको एक अपना खुद का पहचान चाहिए और हमें अपनी जगह चाहिए, इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस से डिपोर्ट किया जाए। तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी उस समय पर जो हुआ करते थे, इन्होंने असम एकॉर्ड को साइन कर लिया इन मूवमेंट लीडर्स के साथ में। और साइन करने के बाद में इन्होंने प्रॉमिस किया कि हाँ, हम आइडेंटिफाई करेंगे जो भी लोग 24 मार्च
1971 के बाद में भारत में आया है इलीगल तरीके से, उनको देखा जाएगा, डिटेक्ट किया जाएगा और डिपोर्ट किया जाएगा वापस उनके देश में। ये दोस्तों यहाँ पर अब डिसाइड हो गया 1985 के अंदर में, ऐसे असम अकॉर्ड साइन हो जाता है। अब होता क्या है कि एनआरसी लगातार अपडेट होना चाहिए, तो असम में यहाँ पर एनआरसी को अपडेट किया गया और असम अकॉर्ड जो 1985 का था, इसने इलीगल जितने भी बांग्लादेशी माइग्रेंट्स थे, जितने भी यहाँ पर बांग्लादेश से इलीगल तरीके से आए हुए लोग थे जिनके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, उनको आइडेंटिफाई करना फिर शुरू किया गया। समझ रहे हैं? अब एनआरसी का प्रोसेस की शुरुआत कैसे होती है? ये प्रोसेस की शुरुआत हुई 2013 में, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से यहाँ पर यह प्रोसेस शुरू होता है। देन उसके बाद इसको 31 अगस्त 2019 में कंप्लीट किया जाता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, एनआरसी लास्ट टाइम 2019 में अपडेट हुआ था, 2019 के बाद से कोई अपडेशन एनआरसी में नहीं हुआ है। समझ गए? अब एनआरसी जो ये अपडेट हुआ है, इसमें बस खाली वही व्यक्ति हैं जैसे मैंने आपको बताया, जो ये तारीख वगैरह मेंशन की गई है। 31 अगस्त 2019 तक जितना भी अपडेटेड एनआरसी जो दोस्तों रिलीज किया गया था, उसमें ये बोला गया 1.9 मिलियन एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो यहाँ पर फेल कर गए हैं। समझ रहे हैं? जो यहाँ पर कह सकते हैं कि उनका नाम नहीं आ रहा है इसके अंदर में, ऐसे यहाँ पर 19-20 लाख लोग आपको देखने को मिल पाएंगे जो अपना लिस्ट में नाम नहीं बना पाए हैं। तो जो रेसिडेंट्स जिनका नाम नहीं आया लिस्ट में, तो कहोगे इसमें तो कोई जेन्युइन भी हो सकता है ना, हो सकता है उसके पास में कोई डॉक्यूमेंटेशन ना हो, पहचान ना हो, फिर तो क्या होगा? तो उसको यहाँ पर चॉइस दी गई है। उसको यहाँ पे बोला गया है कि अगर ऐसा कुछ है, तो अगर आप संतुष्ट नहीं है इस डिसीजन से, आपका नाम एनआरसी में नहीं आया है और आपको लगता है कि आप एक जेन्युइन नागरिक हैं, तो आप अपील फाइल कीजिए। कहाँ पर? फॉरेनर ट्राइब्यूनल के अंदर में एक कोड बना दिया गया फॉरेनर ट्राइब्यूनल का, जाके आप अपील करिए इसके अंदर में। और फॉरेनर ट्राइब्यूनल से मान लो आप सहमत नहीं है कि भाई यहाँ पर ये ट्राइब्यूनल भी हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आप अपनी उस अपील को सीधा लेकर जाइए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से भी संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाइए। ये प्रोसेस दोस्तों आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, ताकि आप अपने आप को अगर जेन्युइन सिटीजन मानते हैं तो आप उस चीज़ को यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं। तो लगभग 19 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं, इनको एनआरसी का जो असम में हुआ एनआरसी, उसमें से केवल असम की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें से 19 लाख लोगों को एक्सक्लूड कर दिया गया। अब एक्सक्लूड कर दिया गया यानी कि इस लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया। फिर क्या होता है, बहुत सारे लोग जो इस एनआरसी की लिस्ट से बाहर निकाले गए। अब वो क्या करेंगे? फॉरेनर ट्राइब्यूनल अगर चाहना चाहते हैं तो चाह सकते हैं, फॉरेनर ट्राइब्यूनल में जाएं, अपना केस दर्ज करवाएं, और वहाँ से संतुष्ट नहीं होंगे तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं वो। समझ रहे हैं? ये आपको क्लियर हो गया। अब पता है इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। क्वेश्चन ये है कि जितने भी लोगों का नाम बाहर आ गया है, उनका क्या होगा, क्या करा जाएगा उनका? पहली बात तो उनके पास में डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो उनको या तो अपने देश भेजेंगे या क्या करेंगे, इसके बारे में कोई ज़्यादा चर्चाएं नहीं हुई हैं, क्योंकि इंडिया ने कोई भी ऐसी ट्रीटी ना ही बांग्लादेश के साथ में साइन नहीं की हुई है। कोई ऐसी ट्रीटी हमने बांग्लादेश के साथ में साइन ही नहीं की है। तो जब साइन नहीं की है तो कैसे लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाए वहाँ पे? तो अभी तक डिपोर्टेशन नहीं हुआ है, पहचान कर ली गई, डिपोर्टेशन नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको चैलेंज में काउंटर किया जा रहा है, क्योंकि इस एनआरसी में बहुत सारी समस्याएं हैं जो राइटर ने एक्सप्लेन की हैं। अब पहले दोस्तों मैं आपको ये समस्याएं भी हाथों हाथ बता देता हूँ, इसको याद रखिएगा। समस्या नंबर 1, एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन सिटीजन। इसको लेकर बहुत सारी डिबेट हुई। आपको पता है एनआरसी ये सब आया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, तो कितना प्रोटेस्ट हुआ था देश के अंदर में, याद होगा आपको। कोविड से पहले की बात बता रहा हूँ। अब होता क्या है, जो जेन्युइन सिटीजन्स है दोस्तों, ये भी बहुत सारे लोग हैं, कई बार यहाँ पर वो भी इस लिस्ट से बाहर हो जाता है क्योंकि उनके पास में प्रॉपर पेपर वर्क नहीं होता। तो वो क्या करें? अब वो तो नागरिक हैं, है ना, उनके जितने भी लोग हैं वो सब यहीं पे हैं, यहीं पे पैदा हुए हैं। अब वो लोग क्या करें? तो वो पिटीशन फाइल कर सकते हैं कोर्ट के अंदर में। और उन्होंने पिटीशन फाइल किया कोर्ट में। उन्होंने ये बोला कि सर ये जो लिस्ट रिलीज की है आपने 2019 के अंदर में, उसको एक बार फिर से रीवेरीफाई कर लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर एक बार फिर से, और हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन उसको मैच कीजिए, क्योंकि हम यहीं के हैं। ठीक है, तो रीवेरिफिकेशन को लेकर पिटीशन फाइल किया गया है, जो मामला अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। पहला चैलेंज एनआरसी में ये हो गया कि हाँ भाई जेन्युइन सिटीजन भी कवर किया जा सकता है। दूसरा चैलेंज है पोटेंशियल फॉर द डिस्क्रिमिनेशन। जो डिबेट छिड़ी एनआरसी को लेकर, आपने देखा वगैरह वगैरह करके बहुत सारी डिबेट्स हुई, बहुत सारे वीडियोस आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब वगैरह पे देखने को मिल जाएंगे। तो एनआरसी के जो क्रिटिक्स हैं, एनआरसी के अगेंस्ट में जो है, उनका कहना है, क्योंकि डिबेट में आप बहुत ऑब्वियस ही बात है, एक फेवर में होगा एक अगेंस्ट में होगा। अगेंस्ट में लोगों का कहना यह है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, एनआरसी वाला प्रोसेस ये नियम भेदभाव कर रहा है कुछ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ में, अल्पसंख्यकों के साथ में। क्योंकि फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया जा रहा है, एनआरसी का प्रोसेस जो असम में किया गया, उसमें अगर देखेंगे तो 20 लाख के आसपास लोगों को इस लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया, जिनको भारत की नागरिकता मिलेगी नहीं। भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी तो भारत के कोई भी फायदे जिन नागरिक को मिलते हैं वो उनको नहीं मिलेंगे, जिसमें मेजॉरिटी पोर्शंस दोस्तों यहाँ पर मुस्लिम्स हैं।
तो ये बोला गया कि ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट में चल रही है। एक तरफ से यहाँ पर ये भी पॉइंट ऑफ व्यू निकल कर आया। फिर एक और चीज़ ये भी बोली जा रही है एनआरसी को लेकर कि सबसे बड़ा चैलेंज है कॉस्ट एंड डिलेज। पैसा बहुत लग रहा है, चलो पैसा लग रहा है ठीक है, इलीगल इमिग्रेंट्स का पता चल रहा है, लेकिन आप देरी पे देरी कितनी कर रहे हैं वो भी तो यहाँ पर समस्या है ना, कि आप दोबारा फिर से लिस्ट बनाएंगे एक बार करने के बाद में आप कोई एक्शन नहीं ले पाए तो। क्योंकि एक चीज़ ये बोली जा रही है एनआरसी जो प्रोसेस है इसमें बहुत सारे रिसोर्स चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। इतने लोगों का लिस्ट तैयार करना है, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं, उनका डेटा कंपाइल करना है, रिकॉर्ड्स का मेंटेनेंस करना है। तो असम के अंदर जो एनआरसी है ऑलरेडी इसको 10 साल लग गए, जहां पे 50,000 से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों को काम पे लगाया गया, 1200 करोड़ से ज़्यादा खर्चा किया गया, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, कोई एक्शन नहीं लिया गया, एनआरसी करके ऐसे छोड़ दिया गया। समझ रहे हैं? तो वही तो बोला जा रहा है कि कॉस्ट लग रही है, दूसरा काम यहाँ पर डिले पे डिले हो रहा है। फिर इसी एनआरसी में बहुत सारे चैलेंजेस भी हमारे सामने हैं। सबसे पहला चैलेंज है लैक ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। कई बार क्या होता है, जो करप्ट और फ्रॉड होता है इसकी यहाँ करप्शन का चांसेस भी हो सकता है, बिल्कुल भ्रष्टाचार भी हो सकता है डेटा को कलेक्ट करने समय पर, वेरिफिकेशन करने के समय पर, तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? फिर उसके बाद बताया जाता है मार्जिनलाइज सेक्शन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पुअर कैटेगरी से आ रहे हैं, गरीब हैं, उनके पास में कोई वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन वो वहीं के हैं, इसी देश के हैं, तो उनके साथ समस्या आ सकती हैं। क्योंकि यूनिसेफ की रिपोर्ट ये बोलती है कि केवल 52% जो बर्थ हैं वो इंडिया में रजिस्टर्ड हुए हैं। केवल 52% लोग जिनका जन्म हुआ इंडिया में वो रजिस्टर्ड हैं, तो आधे से ज़्यादा लोग अनरजिस्टर्ड है। हो सकता है आधे से ज़्यादा लोगों के पास में कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ना हो, वो प्रूव ना कर पाएँ, वो ना दिखा पाएँ कि हाँ हमारे जो बाबा दादा या जो भी हैं वो इंडिया में रहे हैं, इंडिया में पैदा हुए हैं। तो ये भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। फिर क्वेश्चन यहाँ पर आता है एक और चीज़ का, वो क्या है, नो क्लैरिटी ओवर द फेट ऑफ द एक्सक्लूडेड पीपल। फिर एक और चैलेंज ये बोला जा रहा है कि आपने जिनका नाम निकाल दिया, ठीक है वो बाहर हो गए एनआरसी से, अब उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, उनका करोगे क्या? अब मान लो फॉरेन ट्राइब्यूनल भी गए, सब जगह प्रूव हो गया कि हाँ वो इस देश के नहीं है, तो उनको करोगे क्या? उनको डिटेन करोगे या तो आगे जाके मतलब कस्टडी में लोगे, या फिर उनको वापस अपने देश में भेजोगे? आप अपने देश में भेजने के लिए आपने कोई भी इस तरीके से रिपैट्रिएशन ट्रीटी साइन नहीं कर रखी है बांग्लादेश के साथ में, तो क्या अपने देश में रखोगे? अपने देश में रखोगे बिना कोई राइट्स के या बिना कोई प्रिविलेजेस के जो एक नागरिक को मिलते हैं? क्या रखोगे, कैसे करोगे? कोई क्लैरिटी यहाँ पर इसको लेकर नहीं है। ये भी एक समस्या एनआरसी में प्रेजेंट है। आई होप दोस्तों आपको एनआरसी का ये पर्टिकुलर इशू समझ में आ चुका है कि आखिरकार क्या सिनेरियो चल रहा है। लास्ट में राइटर इसके कुछ वे फॉरवर्ड शेयर करते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ सोल्यूशन भी हो सकते हैं। वैसे आप भी बता सकते हैं कि एग्जैक्ट इसके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सोल्यूशन नंबर 1, एड्रेसिंग एक्सक्लूजन कंसर्न। कहने का मतलब यह है कि भाई आपका जो ये प्रोसेस है पता लगाने का कौन नागरिक है कौन नहीं है ना, तो कुछ लोग यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हमारा लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है नाम, लेकिन हमारे पास में कुछ चीज़ें हैं, आप इसको देखकर एक बार वापस से लिस्ट को वेरीफाई कर लीजिए, रीवेरीफाई कर लीजिए। तो आपको रीवेरीफाई करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो इसी भीड़ के अंदर में जेन्युइन सिटीजन भी निकाले जाएं। समझ रहे हैं? तो इसको रोकने के लिए आपको रीवेरिफिकेशन करना होगा। गलतियां जहाँ पे हुई हैं, हो सकता है पॉसिबिलिटी है गलतियां हुई हो, तो उसको रेक्टिफाई करिए। तो पहला कदम तो ये उठाना होगा वे फॉरवर्ड में। दूसरा सोल्यूशन क्या हो सकता है, डेटा कलेक्शन और वेरिफिकेशन को इंप्रूव कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करो, ताकि आप डेटा का प्रॉपर तरीके से कलेक्शन कर पाएँ, ताकि सटीक तरीके से डेटा इकट्ठा हो सके। और ह्यूमन राइट्स को प्रायोरिटी पर रखिए। चाहे कुछ भी हो जाए, आप किस भी तरीके से एनआरसी का प्रोसेस लेकर चल रहे हैं, लेकिन मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, है ना। जो लोगों के पास में राइट्स हैं उनका वॉयलेशन कहीं से कहीं तक ना हो, यह हमें यहाँ पर लेकर चलना होगा। समझ रहे हैं? फिर प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट रखें, पब्लिक के सामने सारी इन्फॉर्मेशन रहे कि किस तरीके से एनआरसी काम कर रहा है। फिर लास्ट में जुडिशियल ओवरसाइट का एक मैकेनिज्म होना ज़रूरी है कि भाई यहाँ पर लास्ट में वो जो व्यक्ति है जिसको आपने लिस्ट से बाहर निकाल दिया है, वो अपने राइट्स की प्रोटेक्शन कैसे कर सकता है। एक बार जुडिशरी भी इसके अंदर में इन्वॉल्व होनी चाहिए। जो जजेस हैं वो इसको ओवरव्यू कर सकें, देख सकें कि सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है, हमारे संवैधानिक जितने भी सिद्धांत हैं उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो ये इसका वे फॉरवर्ड हो सकता है पर्टिकुलर एनआरसी को लेकर। बाकी अपने ओपिनियंस आप एनआरसी को लेकर शेयर कर सकते हैं। ये पूरा एडिटोरियल हॉलिस्टिकली हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है। चलिए अगली न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। पेज नंबर 16 पे यह टॉपिक प्रेजेंट है और बहुत ही ज़्यादा काम का है। आपको पता है जो प्लास्टिक ट्रीटी है वो आजकल न्यूज़ में चल रही है। वैसे कुछ टॉपिक्स हैं जो आज के न्यूज़ में हैं, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन करके है, पैन 2.0 है, वो मैं डिस्कस करूंगा। डोंट वरी, कुछ डेटा तैयार करना भी ज़रूरी होता है,
क्योंकि कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, समय लगता है। अब यहाँ पर जैसे आप देख पाएंगे, यहाँ पे बात हो रही है बुसान के बारे में। बुसान जो है ये जगह का नाम है, साउथ कोरिया में एक शहर है, ध्यान रखिएगा। इस बार साउथ कोरिया के इस पर्टिकुलर शहर में बड़ी मीटिंग चल रही है, जहाँ पे प्लास्टिक को लेकर एक पूरा डिस्कशन चल रहा है। प्लास्टिक को बैन के ऊपर में बातचीत हो रही है, जिसको नाम दिया गया है ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। इसमें इंडिया भी शामिल है दोस्तों, भारत भी बातचीत कर रहा है। लेकिन इंडिया ने अपने कुछ कंसर्न्स दिखाए हैं प्लास्टिक को लेकर। कुछ देश यहाँ पे खुश नहीं है इस पर्टिकुलर ट्रीटी से। तो मामला क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। मामला यह है कि वैसे तो आपको पता है आज हम लोग प्लास्टिक्स का उपयोग कितना ज़्यादा करते हैं। स्पेशली जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। अब सिंगल यूज़ प्लास्टिक सालों साल तक यहाँ पर हमारे एनवायरनमेंट में पड़ी रहती है। ये आप देख पाएंगे पानी के अंदर प्लास्टिक पड़ी रहेगी, जो टूट टूट कर माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट होगी। वो माइक्रो प्लास्टिक इंसानों के पेटों तक पहुंच जाएगी, यानी मछलियों में जाएगी। मछलियों से यहाँ पर कोई अगर उसको कंज्यूम करता है तो इंसान के अंदर जाएगी। ऐसे कई रिपोर्ट्स आ चुके हैं कि इंसानों के अंदर ये माइक्रो प्लास्टिक्स पाई जा रही है। प्रॉब्लम यह है, प्लास्टिक दो प्रकार की होती हैं। एक होती है रिसाइकेलेबल, जिसको हम आराम से रिसाइकिल कर सकते हैं, दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एक होती है सिंगल यूज़ वाली, एक बार इस्तेमाल किया और फेंक दिया, वो ज़्यादा खतरनाक है। जैसे आपकी प्लास्टिक की बॉटल्स हो गई दोस्तों, अगर आप बॉटल का इस्तेमाल करते हैं और एक बार पानी पीने के बाद में उसको फेंक देते हैं, 450 साल, कितने 450 ईयर्स तक वो ऐसे ही पड़ी रहने वाली है एनवायरमेंट में। उस बोतल को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक में खतरनाक बात यही है, 200 से 500 साल तक वो एनवायरमेंट में ऐसे ही पड़ी रहने वाली है और टॉक्सिक गैसेस को रिलीज़ करने वाली है। तो ये 450 साल तक प्लास्टिक बॉटल पड़ी रहेगी। प्लास्टिक की बैग जो थैलियाँ होती हैं 20 साल तक ये ऐसी रहेंगी एनवायरमेंट में। सिगरेट के फिल्टर्स 10 साल तक रहेंगे, है ना। और स्ट्रो का जो फोम होता है लंबे समय तक या हमेशा ही रहने वाला है वो। प्लास्टिक कटलरी, प्लास्टिक के चम्मच वगैरह, फोर्क वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं 100 से ज़्यादा साल तक वो एनवायरमेंट पड़े रहेंगे। प्लास्टिक के जो स्ट्रॉज होते हैं, पाइप हैं, 200 साल तक पड़े रहने वाले हैं। कॉफ़ी कप 30 ईयर्स तक। ये सब 200 सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, एक बार यूज़ करके आप फेंक देंगे और वो एनवायरमेंट में इसी तरीके से पड़ा रहेगा। फिर वो माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट होगा, धीरे धीरे करके यहाँ पर बहुत सारा जो पोल्यूशन है उसको वो रिलीज़ करेगा। लेकिन यहाँ पर ये न्यूज़ क्या है, सुनिएगा। ये न्यूज़ क्या चल रही है, एग्जाम में आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, एक्चुअली में हुआ क्या है, 170 से ज़्यादा देश, कितने 170 कंट्रीज से ज़्यादा कंट्रीज एक साथ इकट्ठी हुई हैं साउथ कोरिया के बुसान में। बुसान साउथ कोरिया का शहर है, बता चुका हूँ मैं आपको। यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है, बातचीत चल रही है किस चीज़ को लेकर, ग्लोबल ट्रीटी टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। जो प्लास्टिक का प्रदूषण है इसको ख़त्म करने को लेकर ये पर्टिकुलर ट्रीटी यहाँ पर चल रही है। अब इस इनिशिएटिव के अंदर में 2022 का जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली का एग्रीमेंट था उसको भी फॉलो करके चला जा रहा है। अब इस ट्रीटी में एक्चुअली में हुआ क्या है, ज़रा सुनिए। यहाँ पे रेजोल्यूशन जो पुराना वाला था उसको लेकर चला जा रहा है, क्योंकि हम ऐसा नहीं है नया नया बात कर रहे हैं। 2022 में तो भारत ने ही बात की है, भारत ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर दिया है, फिर भी यहाँ पर हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेकर बैन करने की बात लंबे समय से चल रही है। इसको लेकर एक इंटरनेशनल निगोशिएटिंग कमेटी बना चुके हैं हम लोग, है ना, जहाँ पे दुनिया भर के देश प्रेजेंट हैं, दुनिया भर में प्लास्टिक प्रोडक्शन को कम करने की बात कर रहे हैं। फिर अब ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी बन चुकी है। साल 2022 में 175 देश एक साथ खड़े हो गए, इन सब ने मिलकर अग्रीमेंट कर लिया। और अग्रीमेंट ये था कि 2024 तक प्लास्टिक पोल्यूशन को ये कम करेंगे, प्लास्टिक पोल्यूशन से होने वाला ग्रीन हाउस गैस एमिशन से उसको कम करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक को आराम से डिस्पोज कर दिया जाएगा। डिस्पोज मतलब यहाँ पर क्या होगा, आराम से उसको रिसाइकिल कर दिया जाएगा, या उसको यहाँ पर ऐसा एनवायरनमेंट से ख़त्म कर दिया जाएगा कि वो एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुँचाए। ये सब डिस्कशंस हो रहे हैं। बट करंट समय पर क्या है, सिचुएशन अभी भी गंभीर ही है। गंभीर इसलिए है क्योंकि दुनिया ही प्लास्टिक के ऊपर डिपेंडेंट है। प्लास्टिक के बिना काम ही नहीं चलेगा। आज आसपास के जितने प्रोडक्ट आप देख लो, आपके घर में चारों तरफ देखो, बहुत सारी चीज़ों में प्लास्टिक का उपयोग हुआ होगा, क्योंकि प्लास्टिक एक वर्सेटाइल प्रॉपर्टी के साथ में आने वाला प्रोडक्ट है जो हर जगह पर इस्तेमाल होता है। तो आप कहाँ तक बचोगे, क्योंकि अगर आप देखोगे प्लास्टिक का यूजेज को हम कम करने की बात कर रहे हैं, कोई आज से नहीं कर रहे हैं, लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन कम होने के बजाय वो बढ़ता चले जा रहा है। साल 2000 के समय पर आप देखेंगे प्लास्टिक का जो प्रोडक्शन हुआ था दुनिया भर में, प्लास्टिक का प्रोडक्शन 234 मिलियन टन के आसपास का था। और वो 19 सालों में, यानी 2019 तक आप देखो दुगना हो गया, 460 मिलियन टन के आसपास प्लास्टिक का प्रोडक्शन यहाँ पर हुआ है। ये यहाँ पर इस रिपोर्ट में बोला जाता है। फिर प्लास्टिक वेस्ट और एनवायरमेंटल क्राइसिस का ये आपस का लिंक समझिए, क्योंकि अगर ये प्लास्टिक एनवायरनमेंट में ऐसे ही पड़ा रहेगा तो मैंने आपको बताया 20 से 500 साल लग जाएंगे उसको अपने एनवायरनमेंट में खुद अकेले पड़े पड़े डिकम्पोज होने में। हम इसको कभी रिसाइकिल भी नहीं कर पा रहे हैं। आज 10% से कम प्लास्टिक रिसाइकिल हो पा रही है। और सिनेरियो अगर ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही प्लास्टिक वेस्ट का जनरेशन होता रहा,
मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पाया तो 2040 तक ये प्लास्टिक का प्रोडक्शन 700 मिलियन टन के आसपास चला जाएगा। ये है बड़ी प्रॉब्लम। और इसमें से मेजॉरिटी ऑफ प्लास्टिक नदियों में जाने वाला है, समुद्र में जाने वाला है, और वही प्लास्टिक टूट के माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट होगा, नैनो प्लास्टिक में कन्वर्ट होगा, इंसानों के अंदर जाएगा, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी बीमारियाँ फैलाएगा। ये ओवरऑल यहाँ पर एनवायरनमेंट के साथ साथ एक ह्यूमन बीइंग को भी बड़ा खतरा है। माइक्रो प्लास्टिक्स या ये जो पर्टिकुलर प्लास्टिक की हम बात कर रहे हैं, ये बोला जा रहा है ये ज़रूरत है इस वजह से इस प्लास्टिक ट्रीटी की, क्योंकि हमें इसका एनवायरमेंटल और हेल्थ इम्पैक्ट को रोकना होगा। क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट आप समझ रहे हैं, एक इंसान के अंदर अगर ये प्लास्टिक वेस्ट जमा हो जाए तो वो एंडोक्राइन सिस्टम को डिसरप्ट कर सकता है, कैंसर हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती हैं, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। समुद्र में फैल जाए तो समुद्र के यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है, एक्वाटिक एनिमल्स हैं, उनके लिए घातक रहेगा। और प्लास्टिक का रोल क्लाइमेट चेंज में भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्लास्टिक का प्रोडक्शन जो हो रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे तो इसमें से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस रिलीज हो रहे हैं। ग्रीन हाउस गैस एमिशन दुनिया को गर्म कर रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज ऑब्वियस सी बात है ऑटोमेटिकली होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और ये एमिशन लगातार इंक्रीज होते चले जाएंगे अगर हम यहाँ पे इसको काउंटर नहीं करते हैं तो। अच्छा, जब इतनी बड़ी समस्या है तो कौन कौन से देश इसके लिए जिम्मेदार हैं? तो दोस्तों यहाँ पर समझते हैं। देखो, इंडिया का कंट्रीब्यूशन भी नो डाउट प्लास्टिक पोल्यूशन में है ज़्यादा। तो आज भारत एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है दुनिया भर के प्लास्टिक पोल्यूशन में। जितना एमिशन हो रहा है उसका 20% हम कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के साथ साथ दूसरे देश भी शामिल हैं। नाइजीरिया छोटा सा देश है इंडिया के कंपैरिजन में, छोटा सा देश, लेकिन 3.5 मिलियन टन के आसपास वो भी पोल्यूशन कर रहा है साल भर में। फिर इंडोनेशिया है, चाइना है, ये सब सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हैं जो प्लास्टिक पोल्यूशन कर रहे हैं। तो इसी प्लास्टिक पोल्यूशन को रोकने के लिए ये नेगोशिएशन या ये जो ट्रीटी है जिसका नाम रखा है ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी, वो चल रही है। कहाँ पर? साउथ कोरिया के बुसान में। जिस वजह से चर्चाओं में फोकस यही रखा गया है कि भैया इस पोल्यूशन को रोका जा सके। लेकिन जब ट्रीटी में बातचीत हो रही थी, कुछ कंट्रीज हो गई नाराज़, क्योंकि भाई आप किसी भी चीज़ के ऊपर में एकदम से बैन तो नहीं लगा सकते ना कि भाई आज नहीं इस तो कल से बिल्कुल बंद कर दूंगा, ऐसा तो नहीं होगा। आपकी इंडस्ट्रीज ठप हो जाएंगी। धीरे धीरे करके आप अपने दूसरे प्रोसेस पे आ सकते हैं, एकदम से बैन नहीं कर सकते। अगर एकदम से बैन करना होता तो अगले दिन पोल्यूशन नहीं ख़त्म कर देते। ऐसे इंडस्ट्री थोड़ी बंद हो जाएंगी, वो धीरे धीरे करके यहाँ पर आप अपने टेक्नोलॉजिकल चेंज करेंगे। लेकिन ट्रीटी के अंदर में कुछ कंट्रीज है जो चाहती हैं एकदम से अगर चीज़ें बदल जाएँ, तो ऐसा नहीं होगा। इस वजह से कुछ देशों ने ओपोज किया है इसको, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिमिट लगाई गई। बहुत ज़्यादा लिमिट लगाने की वजह से इवन सऊदी अरेबिया, ईरान, रशिया, इंडिया सब साथ में इकट्ठे हो गए। इनका कहना है भैया आप किस तरीके की लिमिट लगा रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के लगाइए। हम वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने की बात करेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप ऐसा लिमिट लगा देंगे इससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा या इतना रोकना होगा, तो फिर ये सही नहीं है। धीरे धीरे करके करेंगे, एकदम से नहीं होगा। आप सोच रहे हैं अगले दिन एलिमिनेट हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद में बड़े बड़े टारगेट सेट कर रखे हैं। रवांडा हो गया, पेरू हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, इनके कुछ पोल्यूशन को रिड्यूस करने के एग्रेसिव मेथड्स इस्तेमाल करें हैं। भाई एग्रेसिव वादे कर लिए हैं, अब वादे तो कर ही रहे हैं बहुत सारे देश की, हाँ अब तक हम लोग कम कर देंगे, बट प्रॉब्लम है कि कर पाना, उस पर अमल कर पाना, ये थोड़ा मुश्किल है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है, इंडिया का स्टेक क्या है इस पर्टिकुलर प्रोसेस पर। भारत ने यहाँ पर बोला है कि भाई आप जो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं एग्रेसिव तरीके से, उसको रोकिए पहले, हम इसके खिलाफ खड़े हैं। और अगर ऐसा है तो वो जितने भी अमीर देश हैं, डेवलप्ड कंट्री है, उनसे बोलो भाई फाइनेंशियल सपोर्ट करें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें, टेक्निकल सपोर्ट करें। हमें जितने भी डेवलपिंग देश हैं उनको सपोर्ट किया जाए। ऐसा थोड़ी हम अपनी इंडस्ट्री बंद करके कल से यहाँ पर दूसरा काम शुरू कर देंगे, ऐसा एकदम से नहीं हो पाएगा। आप हमें सपोर्ट कीजिए, पैसों का सपोर्ट दिए, टेक्निकल सपोर्ट दीजिए, और उसके साथ ही साथ में टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र कीजिए। धीरे धीरे करके हम अपने आप ऑटोमेटिकली चीज़ों को रिमूव कर देंगे। तो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ को करना होगा। जैसे हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं कि डेवलप कंट्री पैसा दे डेवलपिंग कंट्री को, वही कॉन्सेप्ट इंडिया ने यहाँ पर भी उठाया, ताकि हम लोग इस प्रकार से जो प्लास्टिक प्रोडक्शन से हार्मफुल केमिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं उसको रिड्यूस कर सकें, कम कर सकें। बस यही चीज़ दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ठीक, चलिए फिर इसी बात पे आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी पेज नंबर 11 पर प्रेजेंट है। ठीक है, हमारा बिल्कुल जो लास्ट साइंस एंड टेक का पेज है, यहाँ पे मेंशन किया गया है स्टिग्मा ऑफ HIV एंड बर्थ ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट रेगुलेशन। दोस्तों जो बायोमेडिकल वेस्ट रेगुलेशन होता है, बायोमेडिकल वेस्ट समझ रहे हैं, जो यहाँ पे हॉस्पिटल्स में से वेस्ट निकलता है, सुई का यानी सिरेंजेस का इस्तेमाल किया गया, किसी इंसान को सुई दी गई, लगाई गई, तो उसके बाद क्या होता है, उसको फेंक दिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर ब्लड बैग्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हॉस्पिटल के अंदर से एज अ वेस्ट निकलती हैं। लेकिन इस वेस्ट को प्रॉपर मैनेज करना बहुत ज़रूरी है,
नहीं तो फिर एक समय पर हुआ क्या था, इतना ज़्यादा र्यूमर फैल गया था कि इस बायोमेडिकल वेस्ट की वजह से HIV फैल रहा है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एड्स फैल रहा है लोगों में। ये बात फैल गई थी यूएसए में आज से काफ़ी साल पहले। इतना ज़्यादा र्यूमर फैल गया था कि यूएसए की सरकार को उस समय के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे उनको एक्शन लेना पड़ा। उस समय पर प्रेसिडेंट हुआ करते थे रोनाल्ड रीगन। तो उन्होंने 1988 के अंदर में अमेरिका एक एक्ट पास करता है जिसको बोलते हैं मेडिकल वेस्ट ट्रैकिंग एक्ट, कि भाई मेडिकल वेस्ट को ट्रैक किया जाएगा, इसके रिगार्डिंग एक्शन लिया जाएगा। तो मेडिकल वेस्ट नो डाउट आज भी प्रॉब्लम है इंडिया में भी दोस्तों। यहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर समस्याएं हैं। आज हम बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, तो मैनेजमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये वेस्ट ऑब्वियस ही बात है इंसानों के लिए खतरनाक हो सकता है। स्पेशली कोविड-19 के समय पर हमने देखा। अब मान लो कोविड-19 में किसी इंसान को कोविड हुआ है, आपने कोई प्रोडक्ट उस पर लगाया, सिरिंज का इस्तेमाल किया या कुछ और प्रोडक्ट लगाया, उसको आपने डस्टबिन में ऐसे डाल दिया और उसको बाहर फेंक दिया, तो उससे वायरस फैलेगा नहीं फैलेगा, बीमारी फैलेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो हमें ये ही बायोमेडिकल वेस्ट का ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम लोग बड़ी बड़ी बीमारियों के साथ में इसका कनेक्शन जोड़कर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन यही है कि सर बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है। बता चुका हूँ, फोटोज़ आप लोगों ने देखे। ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है, कुछ खतरनाक होता है, कुछ यहाँ पे कम खतरनाक होता है। अब बायोमेडिकल वेस्ट रिलीज़ कहाँ से होता है? सरकारी अस्पताल से निकलता है, प्राइवेट अस्पताल से निकलता है, नर्सिंग होम से निकलता है, डिस्पेंसरी से निकलता है ना। इसमें यहाँ पर काफ़ी सारी दवाइयाँ होती हैं जो कैंसर थेरेपी में इस्तेमाल की जाती हैं, या उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, ब्लड बैग्स होते हैं, सिरेंजेस होती हैं। इन सब चीज़ों को यहाँ पर आप सीधा फेंक देते हैं। अब इसमें दोस्तों अलग अलग कैटेगरीज बांटी गई हैं। देखो अलग अलग यहाँ पर 4 कैटेगरी बांटी गई है। जो बायोमेडिकल वेस्ट है ना, इसको मैनेज करने के लिए भारत सरकार एक नियम लेकर आती है। 2016 का हमारे पास भी नियम है, और इस नियम के अंदर में आप 4 सेक्शंस बटे हुए हैं, येलो, ऑरेंज, वाइट और ब्लू। और इसमें कुछ चीज़ों को कवर किया गया है। जैसे आप देख पाएंगे कि येलो के अंदर में ह्यूमन एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट हो गया है ना, केमिकल वेस्ट हो गया, बॉडी फ्लूइड हो गया, इन सब को कवर किया गया है। इसका मैनेजमेंट अलग होगा। फिर ऑरेंज के अंदर में प्लास्टिक की बॉटल हो गई, बॉटल, पाइप, कंटेनर, ये सब हो गया। फिर वाइट वाले सेक्टर में ब्लेड हो गया जो हॉस्पिटल से निकल रहे हैं, नीडल्स हो गई, सिरेंजेस हो गया, शार्प मेटल, जितना भी चीज़ उसको वाइट सेक्टर में कवर किया गया। ब्लू वाले रेंज में जितने भी टूटे हुए ग्लास वगैरह हो गए या मेटेलिक बॉडीज़ हो गई, ये सब चीज़ें यहाँ पर अलग अलग सेक्शंस में कवर की गई, ताकि इसको सेपरेटली यहाँ पर मैनेज किया जा सके। कुछ खतरनाक है, कुछ कम खतरनाक है। और प्रॉब्लम यह है कि आज भारत बहुत सारा इस प्रकार का वेस्ट जनरेट करता है। इवन बोला जाता है इंडिया लगभग 700 टन पर डे बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट करता है, 700 टन्स। और इसमें से 640 टन जो है पर डे के हिसाब से वो हम ट्रीट भी करते हैं। लेकिन ये जो ट्रीटमेंट की कैपेसिटी है ये फिर भी कम है, फिर भी वेस्ट जनरेट ज़्यादा हो रहा है। तो आज यहाँ पर ट्रीटमेंट की कैपेसिटी यहाँ पर हमारे पास में फिर भी थोड़ा सा लोवेस्ट लेवल पर है, इसको मैनेज करने की आवश्यकता है, वो यहाँ पे बोला जा रहा है। तो बायोमेडिकल वेस्ट को अलग अलग कैटेगरीज में बांट रखा है। मैंने आपको बता रखा है कि भाई यहाँ पर ये सब वेस्ट है, इस तरीके से मैनेज करना है। प्रॉब्लम यह है मैनेजमेंट ही तो नहीं हो पा रहा है। राइटर ने आर्टिकल में यही तो एक्सप्लेन किया है कि बायोमेडिकल वेस्ट में बहुत सारी चैलेंजेस हैं। चैलेंज नंबर 1, जरा आप अगर लिखने को आता है क्वेश्चन, मैं वैसे यहाँ पे मेंस का क्वेश्चन दूंगा आपको, उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर आगे लिखने को आता है तो कैसे लिखना है ज़रा मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहला चैलेंज क्या है? लैक ऑफ सेग्रीगेशन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई जितना भी हॉस्पिटल से कचरा निकल रहा है, चाहे वो सिरेंजेस हो, कोई लिक्विड हो या सॉलिड, जितना भी कचरा हो सबको एक जगह मिला के डाल दिया जा रहा है ना। जैसे यहाँ पर हम लोग अपने घर से कचरा फेंकते हैं वैसे ही वो फेंक देते हैं। ये गलत है, इसको आपने सेपरेट तरीके से रखना होगा। कुछ ऐसा कचरा होता है जो हैजार्डस हो सकता है, दूसरे इंसान के लिए खतरनाक हो सकता है, उसको आप सेपरेट रखिए, उसको एडवांस ट्रीटमेंट मिलेगा। समझ रहे हैं ना? नहीं तो फिर हो सकता है दूसरा इन्फेक्शन फैला दे वो नॉर्मल इंसानों के अंदर में। उसके अलावा दूसरा यहाँ पे चैलेंज है इंक्रीज इन वेस्ट। इंडिया का बायोमेडिकल वेस्ट जो मार्केट है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। एनुअल ग्रोथ, साल की ग्रोथ 7 से 8% के आसपास देखने को मिल रही है। तो अगर आप मैनेज नहीं करोगे, केवल बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट करोगे तो दिक्कत रहेगा। तो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ आपके पास में होनी चाहिए, जो कि हमारे पास में नहीं है। और अगला पॉइंट यही है कि हमारे पास में प्रॉपर मात्रा में ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ नहीं है, इसका शॉर्टेज है। ट्रीटमेंट फैसिलिटी होगी वहीं पे ही तो बायोमेडिकल वेस्ट जनरेशन जो भी हुआ है उसको हैंडल किया जाएगा। समझ रहे हैं? और अगर ऐसा नहीं होगा तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनसफिशिएंट मॉनिटरिंग। जितना भी इस प्रकार का वेस्ट मैनेजमेंट है इसको रेगुलेट करना, इसको मॉनिटर करना ज़रूरी है। अगर आप रेगुलेशन नहीं रखेंगे, इस पर एक निगरानी नहीं रहेगी, इसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है आने वाले समय पर बायोमेडिकल वेस्ट इंक्रीज होगा। फिर सबसे बड़ा चैलेंज है इम्प्रॉपर डिस्पोजल मेथड। आज चलो हम इसको ठीक कर भी रहे हैं, आज हम इसको डिस्पोज कर रहे हैं, तो हमारे पास में कोई अच्छे मेथड नहीं है डिस्पोज करने के लिए। तो आप इस तरीके से डिस्पोज कर रहे हैं कि उससे बहुत सारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन आने वाले समय पर हो सकता है। तो ये भी सिनेरियोज खराब ही हैं, सिंपल सी बात है।
फिर बात आती है लिमिटेड अवेयरनेस की। भाई यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आज ना लोगों में जागरूकता नहीं है इसको लेकर। जो भी इसके मैनेजमेंट में शामिल है उसको ये नहीं पता कि भाई मुझे ये किस तरीके से ट्रीट करना होगा, इस वाले कूड़े को कैसे मैनेज करना होगा, क्योंकि आपने कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी है। तो कैसे हैंडल करना है वो सामान, उसका कोई प्रॉपर ट्रेनिंग होता है, लेकिन यहाँ पे वो प्रॉपर ट्रेनिंग लोगों को नहीं दी जाती है। इस वजह से बायोमेडिकल वेस्ट को इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पाते। ये कुछ समस्याएं हैं बायोमेडिकल वेस्ट चैलेंजेस को लेकर, तो ध्यान में रखिएगा। नाउ क्वेश्चन ये है कि इसके उपाय क्या हो सकते हैं। तो राइटर ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में सोल्यूशंस भी मेंशन करे हुए हैं। तो चलिए सोल्यूशन की बात करते हैं। पहला सोल्यूशन है आपको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मजबूत करना होगा। जो आपके पास में नियम कानून है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल है 2016 का, इसको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दो, और ज़्यादा सख्त कर दो। रेगुलर बेसिस पे आप ऑडिट करो, ये करना ज़रूरी है। या दूसरा हम क्या कर सकते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अवेयरनेस के ऊपर काम कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने होंगे हेल्थ केयर वर्कर्स को। जितने भी वर्कशॉप्स वगैरह हैं वो कंडक्ट करवा सकते हैं कि भाई जिसके पास में जिम्मेदारी है इस हॉस्पिटल के कूड़े को हैंडल करने की, ज़रा उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाओ, कि उनको अवेयरनेस फैलवाओ कि भाई ऐसे यहाँ पर इस वाले प्रोडक्ट को ट्रीट किया जाता है, इसको ऐसे मैनेज किया जाता है, ताकि आप अपना एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कर सकें। तीसरा यहाँ पे सोल्यूशन हो सकता है कि भाई आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ इंप्रूव करनी होंगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने होंगे शहर के अंदर में, गांव के अंदर में, ताकि जितना भी हॉस्पिटल से कूड़ा जनरेट हो रहा है उसको उन ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर में सही तरीके से उसको वेस्ट को डिकॉन्टेमिनेशन किया जा सके, उसमें से जितने भी वायरस या जितना भी कोई और बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट है निकाला जा सके, उसको सही तरीके से ट्रीट करके उसको एनवायरमेंट के प्रति सेफ बनाया जा सके। फिर लास्ट हो सकता है यूज़फुल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। हम इसमें क्या कर सकते हैं, डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेस्ट कलेक्शन के लिए डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम ज़रूरी है। भाई आप जितने भी ये प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर में जब ये बनते हैं तो उस पर आप बार कोड लगा दो, बार कोड का रजिस्ट्रेशन में पास कर लो, ताकि ट्रैक किया जा सके कि ये प्रोडक्ट कहाँ पर कंज्यूम किया गया है ना, उन्होंने कैसे मैनेजमेंट किया है। तो ऐसे हम टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर सकते हैं ताकि हम बायो मेडिकल वेस्ट का जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर तरीके से कर सकें। तो ये इसके दोस्तों यहाँ पर कुछ उपाय हो सकते हैं। नाउ फाइनली आपके सामने आज का ये क्वेश्चन है जिसको आपने लिखना होगा। इसका उत्तर कहाँ पे सबमिट करना है लिखकर वो बताऊंगा अभी। तो आज का मेंस क्वेश्चन है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं हम, ये मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है पब्लिक हेल्थ के लिए और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। इसी को देखते हुए आपको डिस्कस करना है कि आज भारत में बायोमेडिकल वेस्ट के मैनेजमेंट में कौन कौन से चैलेंजेस, कौन कौन सी समस्याएं हमको देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ में आपने ये भी बताना है कौन कौन से वो तरीके हो सकते हैं जिससे हम अपने इस बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो 250 शब्दों में आंसर लिखना है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक शानदार सा आंसर लिख के आप सबमिट कर सकते हैं। पहले मैं एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी अच्छे से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। तो क्वेश्चन क्या है, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण का महत्वपूर्ण पहलू है। भारत में जैव चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन में चुनौतियों पर चर्चा करें और मौजूदा प्रणाली में सुधार के उपाय सुझाएं। 250 शब्दों में लिखिएगा, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। और लिखने के बाद में सबमिट कहाँ पे करना है ज़रा इस बात को सुनो। सबमिट करने के लिए टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 80,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अपने आंसर को सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे बहुत सारे फायदे होंगे, आपको भी सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम करता है। तो जाइए, और कोई भी यहाँ पर उल्टा सीधा कमेंट मत करना उसके अंदर में। कोई इधर उधर की यहाँ पर बातें अपनी कन्वर्सेशन शुरू कर देते हैं। आप उस ग्रुप के डेकोरम को मेंटेन करके रखें, क्योंकि कई बार इसलिए मुझे यहाँ पे मैसेजेस को ऑफ करना पड़ जाता है। लिटरली मेरे पास में कंप्लेंट्स आती है बहुत सारी, सर मुझे प्राइवेट मैसेज आ रहे हैं, ऐसे यहाँ पर पर्सनली लोग मैसेज कर रहे हैं, तो उस चक्कर में यहाँ पर मुझे कई बार कमेंट्स ऑफ करने पड़ जाते हैं, ये आपको पता होगा। तो डेकोरम मेंटेन करके रखिए यार उस ग्रुप का, है ना। और कई बार आप यहाँ पर इधर उधर का जो कॉपीराइटेड कंटेंट होता है वो शेयर कर देते हैं, वो पीडीएफ शेयर कर देते हैं, फिर सीधा मेरे पास मैसेजेस आते हैं, सर आपके ग्रुप में यहाँ पर ये कंटेंट शेयर हुआ है, ठीक है। अब मुझे फिर वो हटाना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को यार अपने ध्यान में रखो, है ना। और बस खाली आपको वो जो पर्टिकुलर ग्रुप है मेंस क्वेश्चन लिखने के लिए दिया है उसका आंसर लिखो, एक दूसरे के आंसर को रिव्यू करो, 1-2 सजेशन दे दो, बात खत्म। अब उसमें फालतू में और ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत क्या है। अपना काम हो गया, बाकी यहाँ पर अपनी बाकी की पढ़ाई करो। सिलेक्शन लेना है हमारा मेन पर्पज़ वो है, या केवल आंसर रिव्यू करते रहोगे फिर यहाँ पर कॉन्वर्सेशन करते रहोगे, तो ये नहीं करना है ना।
तो ध्यान रखें इन सब चीज़ों का और पार्टिसिपेट करें, इन क्वेश्चंस में लिख के सबमिट करें। चलिए आते हैं आज के प्रश्न के ऊपर में। जो स्टार्टिंग में प्रीलिम्स का क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था वो है सैमोस आइलैंड को लेकर। तो सैमोस आइलैंड हाल ही में खबरों में देखने को मिला है। ये कौन से देश का हिस्सा है, ज़रा इसको बताइए। ऑप्शन नंबर ए इटली, बी ग्रीस, सी टर्की या फिर डी इजिप्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ग्रीस। ठीक है, तो जो हमारा ग्रीक आइलैंड है, ध्यान रखिएगा ग्रीस जो है उसी का ही आइलैंड है, तो इस वजह से इसको ग्रीक आइलैंड बोला गया है, जो कि एजियन सी में प्रेजेंट है। ठीक है, ये आप देख पाएंगे, यह है टर्की, यह रहा सैमोस आइलैंड और ऊपर इसके जस्ट ग्रीस देखने को मिल जाएगा। अगर हम लोग इसको मैप में देखना चाहें तो यह है हमारा मैप और हमें चलना है किस तरीके से, यूरोप में। ठीक है, हम ऐसे देख पाओगे, इस तरीके से जाएंगे और ये रहा यहाँ पर ये ग्रीस। ठीक है, ये आपको ग्रीस दिख रहा है, ये एजेंसी दिख रहा है ना, और यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा आसपास आपका सैमोस आइलैंड, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों। ठीक है, ये ऊपर ग्रीस है, ग्रीस की कैपिटल एथेंस और ये रहा सेमोस। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स भी आपको यहाँ पर ये जो ग्रीस के आइलैंड्स नज़र आते हैं। क्लियर हो गया लोकेशन। चलिए फिर इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।